तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो उठा लीजिए अपने कॉपी पेन और लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी यूनिट 7 जो हिंदी कहानी वाली यूनिट है यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में, वो आज हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक विश्लेषण मिलेगा कहानी का, एक एक लाइन की हम पड़ताल करेंगे, उसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो हम नोट डाउन भी करेंगे, साथ साथ में लिखते चलिएगा। लिखने की प्रैक्टिस बनाइए, इससे आपका फायदा है, आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं ये नोट्स आपके। और ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। दोस्तों, हिंदी सरोज आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इतना सारा मैटर फ्री में कोई भी नहीं देता है। ये हमारा टारगेट बैच दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए चल रहा है, जिसमें पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। इतना मैटर आपको और कहीं नहीं मिलता है, यही मिलते हैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों। और आगे मैं आप लोगों को समझा दूं, बता दूं कि प्लेलिस्ट बन चुकी है यूनिट 2 की। यूनिट 2 की जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सब इस प्लेलिस्ट में एडेड हैं। तो हिंदी सरोज चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को खोलिए और यूनिट 2 जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है हिंदी सब्जेक्ट में, उसमें आप लोगों को सारी की सारी क्लासेस जितनी हो चुकी हैं वो सब मिल जाएंगी। तो तैयारी अपनी पुख्ता रखिए, संपूर्ण रखिए, पूर्ण रूप से तैयार रहिए। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आप उससे वंचित ना रहें, उसको गलत ना करें, उसको एकदम सही लगा कर आएं। और इस प्रकार की तैयारी है आपकी हिंदी सरोज में करवाई जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पिता कहानी है जो कि ज्ञान रंजन ने लिखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है यूजीसी नेट जेआरएफ के नजरिए से, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इससे। इसके रचनाकार का नाम ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन का जन्म हम देख लेते हैं, 21 नवंबर 1936 में हुआ, अकोला महाराष्ट्र में हुआ। और ये पहल पत्रिका के संपादक रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है राइटर के बारे में भी। प्रथम कहानी इनकी मनहूस बंगला थी और इनकी प्रथम प्रकाशित कहानी, देखिए इन्होंने मनहूस बंगला लिखी तो थी लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाई थी। पहली कहानी जो इनकी प्रकाशित हुई उसका नाम है दिवा स्वप्न, और ये बहुत ही मशहूर कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, पढ़ने लायक कहानी है। इनका पहला कहानी संग्रह जो है ये फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैंस के इधर उधर, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, कहानी की पंक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और पिता के नजरिए से दुनिया कैसी दिखती है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि कहानी के अंतर्गत ही हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियों को लिखेंगे भी। इनके अन्य कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? यात्रा है 1971 ईस्वी में, क्षणजीवी 1977 ईस्वी में, सपना नहीं 1997 ईस्वी में। और ये नई कहानी से संबंधित कथाकार हैं, नई कहानी आंदोलन के ये उत्कृष्ट साहित्यकार रहे हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं कहानी के मुख्य पात्र। मुख्य पात्र जो है बहुत ज्यादा नहीं है, 2 ही पात्र इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो कि एक कथानायक है जिसका नाम सुधीर बताया गया है, और पिता, जो पिता है ये भी मुख्य पात्र हैं, पिता की ही पूरी कहानी है ये। सुधीर की पत्नी का जिक्र हुआ है जिसमें उसका नाम देवा आया है, ये भी एक पात्र है। बाकी जितने भी गौण पात्र हैं जो सुधीर के भाई हैं उनके भी नाम कहीं कहीं आए हैं, वो भी हम कहानी पढ़ेंगे तब देख लेंगे और उन्हें नोट कर लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? वृद्ध विमर्श पर आधारित कहानी है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें, वृद्ध विमर्श पर यह आधारित कहानी है। इसमें क्या दर्शाया है? पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी में परंपरागत संस्कारों एवं जीवन पद्धति के प्रति विद्रोह भाव का चित्रण किया गया है, कि किस प्रकार बुढ़ापे में एक पिता अपने जमाने में ही डूबा रहता है और नए जमाने की जो चीजें हैं उनका तिरस्कार करता है, तो किस प्रकार उसके जो बच्चे हैं वो उससे परेशान होते हैं। और आगे चल के क्या होता कहानी में देखेंगे हम। इसकी शैली जो है वो लोक कथात्मक शैली है दोस्तों। दिवा स्वप्न का प्रकाश वर्ष याद रखिएगा 1963 ईस्वी है। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें नोट करते चलिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाली कहानी है ये। यह कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कहानी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी पहली बार।
और इसके संपादक जो है वो भैरव प्रसाद गुप्त थे। संपादक का नाम भी पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। गोपाल राय का एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, पिता पीढ़ी की सोच और जीने के तौर तरीकों की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। नई पीढ़ी जिस प्रकार सोचती है और पुरानी पीढ़ी जिस प्रकार सोचती है, उन दोनों में अंतर दर्शाया गया है। इसमें उसको दिखाती ये कहानी है। पिता कहानी में अकेलेपन के भाव बोध का अंकन है। सिद्धार्थ कुमार ने ये लिखा है। कथन, जिस प्रकार बुढ़ापे में लोग अकेलापन महसूस करते हैं, उनसे बात करने वाला, उनके साथ रहने वाला, उनके सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं मिलता है, उसको इसमें दर्शाया गया है। अब फैंस के उधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि पूछा जाता है फैंस के इधर उधर कहानी जो है उसकी और कहानियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें 12 कहानियां संकलित हैं दोस्तों। इनका नाम हमें याद रखना है, नोट कर लीजिए, एक एक नाम इंपॉर्टेंट है। दिवा स्वपन, इसको दिवा स्वपन कर लीजिएगा, दिवा स्वपनी गलती से लिखा गया है। खलनायिका, बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फैंस के इधर उधर, शेष होते हुए, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलांग, संबंध, पिता और कलह। ये जो है ये क्रमवार लिखे हुए हैं, अनुक्रमणिका से लिए हुए हैं ये। तो ये कहानियां इसी क्रम में फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ज्ञान रंजन जी का ये कथन मुझे कहीं से मिला था, आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। ये ज्ञान रंजन ने लिखा है, ये कथन स्वयं लेखक का है। ये एक बेटे की नजरिए से उन्होंने ये कथन लिखा है कि जो बेटे उनके लिए नई नई सुविधाएं उनके लिए लेके आते हैं, उनका भी वो तिरस्कार करते हैं, उन्हें नहीं लेते हैं, उल्टा उनको खरी खोटी सुनाते हैं। वही दर्शाया है यहाँ पर ज्ञान रंजन ने, इस कथन में यही कहना चाहते हैं वो। तो अब चलते हैं कहानी पर। कहानी जो है पिता ज्ञान रंजन की लिखी हुई, इसका वाचन करेंगे हम, एक एक लाइन इसको समझेंगे। आरंभिक लाइनें जो है किसी भी कहानी की, निबंध की, नाटक की बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इनको, क्योंकि आरंभिक पंक्तियां देकर पूछ लेता है किस रचना से हैं। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल की बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। ये देखिए, ये सुधीर आया है, अपनी नौकरी करके घर वापस आया है रात में, रात के करीब 11 बज चुके होंगे उस समय पर, और सब सोए हुए थे। उसके आने के बाद उसकी पत्नी ने सिर्फ इतना पूछा, आ गए, और वो बच्चे की तरफ करवट लेकर सो गई। क्योंकि सुधीर भी एक पिता है, तो उसने रात में लेटते ही उसे एक भारी सी डकार महसूस हुई, आती हुई, लेकिन उसने डकार को रोक लिया। ये भी एक पिता का जीवन, जो उसका कार्य है, उसको चित्रित किया गया है कि किस प्रकार वह डिस्टरबेंस नहीं चाहता है कि उसके बच्चों को उसके कारण कोई डिस्टरबेंस ना हो, उनकी नींद में खलल ना पड़े। ये भी एक पिता की दृष्टि से बहुत प्रमुख लाइनें लिखी हुई हैं। अगर भाव को समझा जाए तो बहुत ही गहरा है दोस्तों। देख लेते हैं अभी घनश्याम नगर का नाम आया है। घनश्याम नगर में वो रहता था, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये घनश्याम नगर की कहानी है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। रेलगाड़ी यानी रेलवे लाइन के पास में उनका घर था। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है, तब लोग एक प्रहर की नींद, खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। ये देख लीजिए, यहाँ पर समय भी आया है, समय भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब वह नौकरी करके घर वापस आए तो कितना समय हो रहा था, 11:30।
यूं उसके घर के सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसने जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। जैसे गर्मी से परेशान होकर रास्ते में सफर करने वाले लोग बस ये, अरे भाई बहुत गर्मी है यार, ऐसी गर्मी तो पिछले साल भी नहीं हुई थी, अब की बार तो मार दिए, इस प्रकार से जैसे लोग बातें करते हैं, ऐसी ही बातें उसे पूरे रास्ते सुनने को मिली थी। कपड़ों की फजीहत हो गई, पसीने में तरबतर हो गया होगा, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है। सर्दियों में लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा था। पंखा जो है शोर मचा रहा था। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाहियां ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी। उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, सब सन्नाटे में सो रहे थे, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो, यानी सब सो रहे थे। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। अब पिता की एंट्री होती है इस कहानी में। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहने पर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे की गच पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था और हट हट चिल्लाए। ये हमने गांवों में भी अक्सर देखा होगा कि बड़े बूढ़े जब चारपाई बाहर डालकर गर्मी में सोते हैं तो रात में जो कुत्ते और बिल्लियों का शोर होता है उन्हें भी वो चुप कराने के लिए अपनी बेंत से, अपने डंडे से उनको हड़काते हैं, उनको झकझोरते हैं, उनकी तरफ डंडा फेंक भी देते हैं कई बार। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति का रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। देखिए ये अक्सर घरों में होता है, जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सब कहते हैं कि अंदर सोइए, एसी में सोइए, कूलर के नीचे सोइए, पंखे के नीचे सोइए, जो भी अवेलेबल होता है वो अपने बड़े बूढ़े को देने के लिए हमेशा उनके बच्चे कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े बूढ़े कुछ और सोचकर ही वो कहते हैं कि हम बाहर ही चारपाई डालकर सोएंगे। आगे दिखाया गया है इसमें। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। तो ये जो है ये पंक्ति पिता की है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये किसने कहा है? बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। ये पिता ने कहा है और ये स्वयं से ही कहा है। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा है गर्मी से परेशान होके। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगे हैं या 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हाय लगाते हैं ताकि कोई सेंध वेंध न लगा सके। लौटकर थके स्वर में, हे ईश्वर
कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। देखिए बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बाहर इसलिए सोते हैं ताकि अंदर किसी बहू बेटी को डिस्टरबेंस ना हो और घर की भी रखवाली वो करते रहें। ये आगे इसमें दिया भी हुआ है, आगे पढ़ेंगे हम। बड़ा गजब है, कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। दादी अम्मा भी इसमें एक पात्र है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, दादी अम्मा भी इसमें एक पात्र का नाम आया है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है, वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं, वह झल्लाने लगा। ये जो है ये कथन इंपॉर्टेंट है, ज्ञान रंजन का कथन है, पूछा जा सकता है किस रचना का ये कथन है। तो पिता का नाम आते ही हम लोग इसको समझ ही जाएंगे कि ये पिता कहानी का कथन है दोस्तों। तो ये वाला कथन अगर एग्जाम में आ जाता है तो इसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने में तैयार होने और 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। देखिए दोस्तों, माँ के बारे में तो बहुत कहानियां लिखी हैं, बहुत कविताएं सुनी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में, पिता के जो हमारे लिए कर्तव्य उन्होंने निभाए हैं, जो उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है बच्चों के जीवन के लिए, उसको चित्रित करती ये वृद्ध विमर्श से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह धोते नहीं देखा, बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई एक पात्र का नाम आया है, दादा भाई यानी सुधीर के जो बड़े भैया हैं, ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसल खाने में उत्साह से एक खूबसूरत शावर लगवाया था। तो दादा भाई ने सबसे पहली तनख्वाह से क्या करवाया था? एक खूबसूरत शावर लगवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आए हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्होंने नई चीज का उत्साह होगा उन्हें। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर। उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगवाने, उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पिता के लिए कुल्लू के सेब मंगवाते हैं और दिल्ली एम्पोरियम की बढ़िया धोती मंगवाते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ में ऐसे प्रश्न आ भी रहे हैं आजकल, तो इन्हें
इंपॉर्टेंट लगा के नोट कीजिएगा कि जो बच्चे हैं वो कुल्लू से सेब मंगवाते हैं और दिल्ली एम्पोरियम की उनके लिए धोती मंगवाते हैं। लद लद, बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। बाहर आम का पेड़ है, उससे आम गिर रहा है। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर एक ही तरह टिके रहने से उनकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई थी। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहां बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए। ये कथन भी नोट कर लीजिएगा। ये पिता कहानी का है और कथानायक सुधीर ने ये कथन कहा है। ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है, लेकिन पिता की अड़ में कोई भी झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहां किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा। सभा सोसाइटी में चले जाएंगे, घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिता का कथन है, पूछे जाने लायक ये कथन है, इसे पक्का नोट कीजिए। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह देते हैं। ऐसी बात कह देते हैं कि धरी ना उठाई जाए। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खीजे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर मां जाएंगी और पिता, विजय पिता, कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। तो पिता क्या पढ़ते हैं? पिता गीता पढ़ते हैं। ऐसा प्रश्न आ चुका है एग्जाम में और दोबारा आने की संभावना भी प्रबल है, इसको नोट कर लीजिएगा। पिता गीता पढ़ते हैं। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं, पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो हैं ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, वह सोचते हुए उठा। लेखक ने पिता को क्या कहा है? अद्भुत और विचित्र कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, इसे नोट कीजिएगा कि ज्ञान रंजन ने पिता को क्या कहकर संबोधित किया है? अद्भुत और, तो अद्भुत और विचित्र कहकर ज्ञान रंजन संबोधित करते हैं पिता को। यह प्रश्न आने लायक है। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह नहीं भूल रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। सुधीर कोट का कपड़ा लेकर आया था।
इसे भी नोट कीजिएगा। बच्चे पिता के लिए क्या क्या लेके आते हैं नोट करते रहिए। पहले तो उसे लेने के लिए वे तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। अब इस पर पिता क्या कहते हैं, बहुत ही मजेदार बात है, देख लीजिए। इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे। क्या कहते हैं, मैं सबको जानता हूं, वह म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। वो आजकल जो चल रहा है उसको दर्शा रहा है पिता के माध्यम से। पिता क्या कह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले होते हैं वो छोटे छोटे दुकानदारों से ठेका देकर काम करवाते हैं और अपना लेबल लगाकर उस पर उसको बेचते रहते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कहां के कोट पहने उन्होंने, कलकत्ते के हाल एंडरसन, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लगाइएगा और नोट कर लीजिए इसको स्टार मार्क करके। अपने जमाने में जिनके यहां अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़ा सिलवाते थे, ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं उसके आगे पांव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्चना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहां चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या, वह धीमे धीमे बुदबुदाया। पिता बाहर अकबका कर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियाइन चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी। मन उसका मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सो रही थी। इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि वो कौन से 2 ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो है रामायण और गीता। इसे नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के स्टार मार्क लगा के। 35 वर्षों से पढ़ रहे हैं। कितने वर्षों से, 35 वर्षों से पढ़ रहे हैं रामायण और गीता। ये शायद अब की बार ही पूछा गया है एग्जाम में, शायद जून वाले एग्जाम में ये पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष कैसे काट सकता है। तभी उसका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा। वह तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। उसे न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े। यहां पर देखिए उनकी पत्नी का नाम आया है देवा, और उसे संदिग्धावस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर देवे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई, यानी बच्चा फिर से सो गया। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के पर हाथ लगा दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं।
घर के अंदरूनी हिस्सों के लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। यह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। यहां पर दर्शा दिया है कि किस लिए हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बाहर किस लिए रहते हैं ज्यादा समय, इसीलिए। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया है? अपने पिता के बूढ़ेपन का एक ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। अपने पिता किसी को बूढ़े नहीं लगते हैं जब तक वे चलते फिरते हों। मेरे दोस्तों, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी, उसके मस्तिष्क में एक भिचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं हो सकता। वह अनुभव करता है उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने से उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी है, कठोर है तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। पिता जो है वो हमेशा विजयी रहना चाहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। उन्हें हमेशा विजयी रहना पसंद है। ये पिता के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कर लीजिएगा। लगता है दीवारों पर भी पसीना चुहचुहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाश्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता हैं। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपए भेजता रहा। वो 50 रुपए 10 वर्ष तक भेज रहा था। ये इंपॉर्टेंट है। उसका एक भाई है जो वायुसेना में कप्तान है और वो अपने छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई के लिए करीब 10 वर्ष तक 50 रुपए भेजता रहा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब की बार ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपए वाली, कितने रुपए दिए थे वापस? पिता ने 1200 रुपए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पिता ने वायुसेना वाले कप्तान भाई को 1200 रुपए वाली पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। ठीक है दोस्तों, एक जगह दे दिया है 10 वर्ष तक, एक जगह दे दिया है 2 वर्ष तक, तो इसमें भी कंफ्यूजन है। ये वर्ष वाला क्वेश्चन पूछा जाना
मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो इसमें जो है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसको वापस लेना पड़ेगा। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से बाहर पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच माफ कीजिएगा भटकता रहा। न लोकोस्टेड से उठती इंजनों की शंटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रंक पर से होकर आती धूमनगंज और इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापें, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भौंक। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्ता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का लंबा तेज हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जा सकती है किस रचना से है। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता ओंग गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों को कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खंगार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार के कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांध पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई यानी उड़ गई। ये पूछा जा सकता है कि काफूर शब्द का क्या अर्थ है। तो काफूर शब्द का अर्थ या तो खत्म होगा या समाप्त होगा या फिर उड़ जाना होगा, इनमें से ही एक दिया होगा। यहां पर काफूर हो गई का ठीक अर्थ जो है वो उड़ जाना है, जैसे नींद उड़ जाती है। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोचकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर के सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर किया है और वही सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बाध तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत ही बार ऐसा करने पर खाट का बाध तर हुआ है।
उसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जमाही के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने पर पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। यानी जब सुबह का समय होने लगा, अर्ली मॉर्निंग, तब उनको नींद आई। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। तो ये जो लास्ट वाली पंक्तियां हैं इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्रम वाला प्रश्न आएगा। तो पहली पंक्ति और लास्ट वाली पंक्ति बहुत काम आने वाली है आपकी। पंक्तियों को कई बार क्रम से लगाने वाला प्रश्न वो दे देता है। तो ये लास्ट वाली पंक्तियां हैं, इन्हें भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों आज ये हमने ज्ञान रंजन की रचित पिता कहानी भी पूरी कर ली है। जितने भी इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज थे जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, वो हमने कवर कर लिए हैं। कहानी के पूरे भाव को हमने विश्लेषित कर लिया है, बहुत गहराई से हमने इसको पढ़ लिया है। अब किसी भी एग्जाम में, खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ में, अगर इससे प्रश्न आता है तो कोई प्रश्न इससे छूटना नहीं चाहिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिए। यूनिट 7 की भी दोस्तों 5 या 6 कहानियां पूरी हो चुकी हैं। इनकी प्लेलिस्ट भी जल्द ही बना दी जाएगी और प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से किसी भी एक यूनिट के सारी क्लासेस आराम से क्रमवार तरीके से आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कीजिए और अगली क्लास के लिए सारी अपडेट्स आप लोग पाते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास की होने वाली है, यूनिट 2 की। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे जरूर से कीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और क्लास नंबर 1 से लेके और 23 या 24 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको आप क्रमवार तरीके से पढ़िए। बहुत ही गहराई से उसमें पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए गए हैं, तो उनको जरूर देखिए। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जो कि यूनिट 2 की होने वाली है। भक्ति काल में सूरदास को हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।